हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल केपी सर मैथ्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 समुच्चय, जिसको हम लोग अंग्रेजी में सेट्स के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा पहला चैप्टर है और आज ये क्लास 11 की पहली वीडियो है। तो आज से आपको क्लास 11 की पर डे एक वीडियो मिलती रहेगी। तो सबसे पहले देखिए क्या है समुच्चय। तो समुच्चय का मतलब होता क्या है? देखिए, समुच्चय मतलब होता है समूह। और किसका समूह? ऐसे कुछ व्यक्तियों का, चीजों का, तत्वों का, धातुओं का, व्यक्तियों का, देशों का, जो सुसज्जित हो यानी सही ढंग से हो, उनके समूह को ही हम क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं। ठीक है ना। अब ये समूह किसी का भी हो सकता है, देश का हो सकता है, नदियों का हो सकता है, जानवर का हो सकता है, जानवरों का समुच्चय हो सकता है, और ETC। इसी प्रकार आगे भी समुच्चय किसी का भी हो सकता है, समूह किसी का भी हो सकता है, लेकिन सही समुच्चय होना अनिवार्य है। और किसी समूह को, किसी भी समूह को जब हम एक मझले ब्रैकेट में बंद कर देते हैं तो उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समुच्चय। इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? देखिए, इसका उपयोग मुख्यतः दो स्थानों पर बहुत ज़्यादा होता है। पहला, संबंध एवं फलन, जब हम लोग पढ़ेंगे संबंध एवं फलन, और दूसरा प्रायिकता। इन दो चीजों में समुच्चय का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। ठीक है, इसलिए हम लोगों को समुच्चय पढ़ना बहुत अनिवार्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि समुच्चय कैसे होते हैं, यानी किस रूप से हम लोग इनको शुरू कर सकते हैं। देखिए, इसमें बहुत कुछ पढ़ने के लिए है, लेकिन हम यहाँ पर जो पहला इंट्रो लाए हैं वो सिर्फ इस बात के लिए है कि समुच्चय को शुरू कैसे करेंगे। बाकी जब हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो एक्सरसाइज के पहले भी मैं छोटे छोटे इंट्रो आपको बना कर दूंगा, जिसमें आपको उस एक्सरसाइज में जो भी चीज़ें आने वाली हैं वो आपको बताई जाएंगी। सिर्फ यहाँ पर चैप्टर के बारे में बताया जा रहा है, किसी कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा डीपली नहीं बताया जाएगा, वो आपको एक्सरसाइज में मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समुच्चय निर्माण की, समुच्चय निर्माण की विधियां। तो देखिए, समुच्चय निर्माण की मुख्य दो विधियां होती हैं। कितनी विधियां होती हैं? मुख्य दो विधि। कौन कौन सी? ऊपर चलते हैं और फिर आपको वहां पर हम बताते हैं। देखिए, पहली विधि हमारे पास है, यहां से लिखते हैं साइड से, तालिका विधि। तालिका विधि, जिसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं सारणीबद्ध, सारणीबद्ध। और इसी को ही हम तीसरे नाम से भी जाते हैं
सूचीबद्ध विधि। ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली विधि है, इसी को ही हम लोग रोस्टर मेथड या हिंदी में भी ये लिखकर आ जाता है रोस्टर विधि। तो ये हमारी पहली विधि है जिसको हम लोग तालिका विधि, सारणीबद्ध विधि या सूचीबद्ध विधि के नाम से भी जानते हैं। जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो हमारी सूचीबद्ध, यही पेपर में पूछी जाती है, इसी नाम से आती है सूचीबद्ध विधि, जिसको अंग्रेजी में रोस्टर मेथड भी बोलते हैं। और रोस्टर मेथड को हिंदी में भी एग्ज़ाम में दे दिया जाता है कुछ इस तरीके से लिखकर, रोस्टर विधि। ठीक है। और इसलिए आपको ये याद करना भी जरूरी है। चलिए चल देते हैं दूसरी विधि पर। तो दूसरी विधि कौन सी है? गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, जिसको हम लोग अंग्रेजी में सेट बिल्डर मेथड भी बोलते हैं। सेट बिल्डर मेथड भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास कुछ दो विधियां हैं जिसमें से ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, समुच्चय निर्माण विधि। क्लियर है? तो देखिए अब इन दोनों विधियों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों विधियों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली विधि है उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। पहली विधि में कौन सा नाम सबसे ज़्यादा पूछा जाता है? रोस्टर विधि। तो देखिए रोस्टर विधि में हम किसी भी अवयवों को, किसी भी समुच्चय के अवयवों को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, A B C D E। मान लिया कुछ ये हमारा एक समुच्चय है, तो जब हम अवयवों को फुटकर लिखते हैं, अर्थात उनके बीच में कॉमा लगाते हुए कोई भी चीज़ लिखते हैं, तो उस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? रोस्टर विधि। इसमें मझले ब्रैकेट का उपयोग निश्चित किया जाता है, यानी आपको मझला ब्रैकेट तो लगाना ही है, और साथ में क्या लिखना है? A B C D E, ये हमारे अवयव हैं, और इन अवयवों को हम कैसे लिखते हैं? एक सूची में लिखते हैं और कॉमा लगाकर लिखते हैं, इसीलिए इसे सूचीबद्ध विधि या रोस्टर विधि के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी विधि है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि। तो देखिए इस विधि को भी हम लोग मझले ब्रैकेट में लिखते हैं, लेकिन
यहाँ पर एक बात हमको ध्यान रखनी होती है कि हम लोग यहाँ पर x सच डेट x के गुण के बारे में बता देते हैं। मतलब हम x का एक ऐसा गुण बताते हैं जिसमें सभी अवयव हमारे आ जाएं, सभी अवयव उपस्थित हो जाए, ऐसा गुण हम बताते हैं और इसको लिखते हैं x सच डेट। ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं सच डेट। यानी कि x ऐसा है कि x का गुण लिख देंगे जिसकी वजह से, उस गुण की वजह से हमारे सभी अवयव उसमें उपस्थित हो जाए, तो उसको हम लोग बोल देते हैं समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये दो बिंदुओं को लगाकर प्रकट करते हैं और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? सच डेट के नाम से इसको हम लोग यहाँ पर बोलेंगे। तो x सच डेट x और x का पूरा गुण लिख देंगे जिसकी वजह से वो सभी अवयव वहाँ पर आ जाए। तो इस तरीके से हम लोग समुच्चय निर्माण विधि के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो ये समुच्चय निर्माण की दो विधियां हैं और इनसे रिलेटेड निश्चित रूप से हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखिए आगे बढ़ जाते हैं और हम कुछ और भी चीज़ें जान लेते हैं, समुच्चय के बारे में ही जान लेते हैं। तो निर्माण विधि बता दी। अब देखिए यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि समुच्चय को कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D डैश डैश डैश। तो इसके द्वारा हम किसी भी समुच्चय को क्या कर सकते हैं? प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा कैपिटल A बराबर, तो ये एक हमारे पास समुच्चय है जिसको हम कैपिटल A से दर्शा रहे हैं। अब समुच्चय के बीच में यहाँ पर मझला ब्रैकेट के बीच में हमारे कुछ क्या लिखे होंगे? अवयव लिखे होंगे। अवयव यानी समुच्चय में उपस्थित सभी पद जिनको हम कामा के रूप में प्रदर्शित करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवयव। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अवयव को हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से दर्शाते हैं। क्या लिखेंगे? अवयवों को मुख्यतः अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? अवयवों को मुख्यतः अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। जैसे स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d डैश डैश डैश। ठीक है, तो ये अवयव हो गए। अब हमने यहाँ पर आपको लिखकर दिखाया। जैसे अब देखिए इन दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं। कैपिटल A बनाया तो इसका मतलब ये एक समुच्चय है कैपिटल A, और जिसके अंदर हमारे अवयव उपस्थित हैं A, B, C, D, E, F, जितना भी आप लिखना चाहें वो आप लिख दें और मझला ब्रैकेट बंद कर दें।
तो ये हमारा एक क्या हो गया, समुच्चय हो गया। और आप देखकर बता सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर कॉमा का प्रयोग किया है इसलिए ये रोस्टर विधि है। ये कैसी है, रोस्टर विधि है। क्लियर। तो अब हम अगर इसी को निर्माण विधि में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इसी को हम लिखेंगे x such that x अंग्रेजी वर्णमाला के A से F तक अक्षर, A से F तक अक्षर। क्लियर। तो हमने यहाँ पर क्योंकि बीच में ही रोक दिया तो हमने यहाँ पर बता दिया अंग्रेजी वर्णमाला के A से F तक के अक्षर यहाँ पर हमने लिए हैं। ठीक है। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, वो हम लोग प्रश्न में सीखेंगे। तो ये हमने आपको यहाँ पर बता दिया कि हमारा समुच्चय कैसे लिखा जाता है, उसके अंदर जो अवयव होते हैं उनको कैसे प्रदर्शित करते हैं, और समुच्चय निर्माण की कितनी विधियां होती हैं वो हमने आपको बताई हैं। अब हम आगे देखते हैं कि जब किसी समुच्चय के अंदर कोई अवयव पाया जाता है तो उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया और एग्जाम्पल में हम यहाँ लिख रहे हैं कि एक समुच्चय हमारे पास A जिसमें हमारे 3 अवयव हैं A, B, C, D। ये हमारे 3 अवयव हैं और इन 3 अवयवों को हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि A जो है वो अवयव है A का। अब देखिए सिंबल यहाँ पर हमने लगाया है, इसको हम बोलेंगे अवयव है। अवयव है। क्लियर। अगर यहीं पर हम ऐसे लिखें कि ई, अब देखिए क्या ई इसमें अवयव है, समुच्चय ए में ई कोई अवयव है, नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ई अवयव नहीं है ए का। ठीक है। तो इसको हम कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं, अवयव नहीं है, अवयव नहीं है। क्लियर। तो अगर किसी भी समुच्चय में कोई अवयव उपस्थित है तो हम इस सिंबल का उपयोग करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं अवयव है, और अगर उस समुच्चय में ये अवयव नहीं है तो इस सिंबल का उपयोग करेंगे। अब जैसे हमारे पास कोई प्रश्न आएगा, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। हमारे पास प्रश्न आएगा जैसे A एक समुच्चय लिखा होगा जिसमें अवयव होंगे A, B, C, D, E, F, G, H। ये हमारे पास समुच्चय लिखे होंगे और इसमें हम क्या कहेंगे कि बताइए P, स्मॉल p क्या एलिमेंट है ए का, अवयव है ए का, तो आप कह देंगे P अवयव नहीं है ए का, P अवयव नहीं है ए का। समझ गए। और अगर हम H के बारे में पूछेंगे तो आप क्या कहेंगे, H अवयव है समुच्चय ए का, क्योंकि आपको H दिख रहा है। क्लियर। और A अवयव है समुच्चय ए का, Z अवयव नहीं है समुच्चय ए का। क्लियर। तो अगर वो अवयव उस समुच्चय में उपस्थित है तो हम इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे, और अगर अवयव उपस्थित नहीं है तो इस तरीके से हम प्रदर्शित करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने कुछ समुच्चय का परिचय पढ़ा है, और आगे चल देते हैं और भी चीज़ें हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। तो देखिए जगह बना लेते हैं, ऊपर खिसका लेते हैं और फिर हम आपको यहाँ पर समझाते हैं कि अगर हमारे पास कोई समुच्चय है जिसमें हम कुछ संख्याओं का उपयोग करते हैं तो उनको कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो नंबर 1
हमारे पास है अगर प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, तो हम उसको कैपिटल एन से प्रदर्शित करेंगे। क्लियर। दूसरा है पूर्णांक, पूर्णांक। तो देखिए पूर्णांक को हम लोग कैपिटल जेड से प्रदर्शित करेंगे, और यदि धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, तो हम यहां पर जेड पॉजिटिव भी कर सकते हैं, और यदि ऋण पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक, तो हम यहां पर जेड निगेटिव भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास दो हो गए। तीसरा देखते हैं यहां पर पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं को हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं। चौथा है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, जिसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं। पांचवा है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जिसे हम I से प्रदर्शित करते हैं। और छठा है वास्तविक, वास्तविक संख्या, जिसे हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से हम संख्याओं को यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं। समुच्चय को जब हम बनाते हैं तो अगर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो हम उसे कैसे दर्शाएंगे? कैपिटल R से दर्शाएंगे। क्लियर। अगर अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है तो उसे हम कैपिटल I से दर्शाएंगे। अब देखिए ये एक तरीका है दर्शाने का, लेकिन अगर आपका मन करे कि नहीं हम वास्तविक संख्याओं को A से दर्शाना चाहते हैं तो आप A से भी दर्शा सकते हैं। ऐसा कोई बहुत बड़ा संबंध नहीं है कि निश्चित ही आपको दर्शाना है, ये बहुत बड़ा कोई नियम नहीं है। बस एक क्वालिटी को देने के लिए हम इन संख्याओं का प्रयोग भिन्न भिन्न अक्षरों से करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को N से, पूर्णांक को Z से, धन पूर्णांक को Z पॉजिटिव, ऋण पूर्णांक को Z निगेटिव, पूर्ण संख्याओं को W, परिमेय संख्याओं को Q, अपरिमेय संख्याओं को I और वास्तविक संख्या को R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आप किसी और अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं और हम वहाँ पर भी और भी सारी चीज़ें सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार। तो समुच्चय के प्रकार, तो देखिए समुच्चय हमारे कई प्रकार के होते हैं, तो हम लोग यहाँ पर देखते चलेंगे। परिभाषा की को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहला लेते हैं हम लोग परिमित समुच्चय। परिमित
समुच्चय। तो देखिए, परिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है जिसमें हमारे अवयवों की संख्या सीमित हो। अवयवों की संख्या कैसी हो? सीमित हो। 1 2 3 4 5। अब हमने यहाँ पर मंझला ब्रैकेट बंद कर दिया, तो ये हमारा एक समुच्चय है जिसमें 1 से लेकर 5 तक गिनती लिखी हुई है। तो ये एक सीमित समुच्चय है, एक निर्धारित सीमा तक यहाँ पर संख्याएं लिखी हुई हैं, और ये हमारी हो गई क्या? सीमित समुच्चय, यानी इसको हम लोग बोलेंगे परिमित समुच्चय। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं और परिमित समुच्चय में और भी एग्जाम्पल लेंगे। तो देखिए, एग्जाम्पल था हमारा, और एग्जाम्पल हमारा ये हो सकता है कि यहाँ पर हम लिखेंगे नदियों का समुच्चय। नदियों का समुच्चय। तो देखिए, नदियों का समुच्चय लिखा हुआ है, तो क्या नदियां इतनी हैं कि आप उनको गिन नहीं सकते? गिन सकते हैं ना। इसलिए नदियों का समुच्चय भी एक परिमित समुच्चय हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे ही परिमित के बाद हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे दूसरा है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। तो अपरिमित समुच्चय में हम उनको लिखेंगे जिनकी कोई सीमा नहीं होगी और जिनको हम अपनी उंगलियों पर या अपनी गिनती द्वारा गिन ना सके, तो उनको हम लोग अपरिमित समुच्चय में लाएंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल हम यहाँ लिखते हैं, गणित की गिनतियों का समुच्चय। यानी जितनी भी गिनती हैं उनका समुच्चय। तो अब आप कहेंगे कितनी गिनतियां हैं? 1 2 3 4 5 6 गिनते चले जाइए, तो आप कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक चलते जाएंगे। तो ये अपरिमित समुच्चय हुआ। क्लियर? तो ऐसे ही अपरिमित समुच्चय बहुत सारे हो सकते हैं जिनको हम प्रश्न में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे अपरिमित और परिमित। जो एक सीमा में रहे, जिनको आप गिन सके या जिनकी संख्या निश्चित हो, वो परिमित समुच्चय, और जिनकी संख्या निश्चित ना हो वो अपरिमित समुच्चय। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। अगला एकल समुच्चय। अगला पार्ट है एकल समुच्चय। तो देखिए, एकल समुच्चय का मतलब होता है कि अकेला। एकल मतलब अकेला। अकेला। ठीक है, तो एकल का मतलब है अकेला, और अकेला मतलब एक ही अवयव, एक अवयव। तो ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो। कितने हो? एक अवयव, यानी अवयवों की संख्या केवल एक हो, तो उसको हम लोग एकल समुच्चय बोलते हैं। एग्जाम्पल में हम यहां लिखेंगे ए। तो ये जो ए है ये हमारा एकल समुच्चय है, या हम यहां पर गिनती में लिख दें 5। तो देखिए, वैसे है तो ये 5, लेकिन इसकी अगर गिनती करें यानी अवयवों की संख्या करें, तो नंबर ऑफ एलिमेंट यानी अवयवों की संख्या कितनी है? केवल एक है। इसलिए ये हमारा एकल समुच्चय हुआ। तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या केवल एक हो, उसको हम लोग एकल समुच्चय कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, ऐसे और भी समुच्चय के प्रकार हैं, उनको देखते हैं। जगह बना लेते हैं थोड़ी सी। एकल समुच्चय के बाद हम लोग चलते हैं रिक्त समुच्चय पर। रिक्त समुच्चय।
तो रिक्त समुच्चय, तो यहाँ पर रिक्त समुच्चय के बारे में जानते हैं भैया कि रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, यानी कि समुच्चय तो वो हो लेकिन उसमें अवयव एक भी फिट ना बैठ रहा हो, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रिक्त समुच्चय बोल देते हैं। और इसको हम लोग इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, या हम लोग इसको फाई से भी प्रदर्शित करते हैं। किसको? रिक्त समुच्चय को। रिक्त समुच्चय को खाली मझले ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं या केवल फाई से प्रदर्शित करते हैं। और इसको कैसे पहचानते हैं कि ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने क्या ले लिया कि हम कहें कि 2 से विभाज्य विषम संख्याओं, 2 से विभाज्य विषम संख्याओं का समूह। तो 2 से विभाज्य विषम संख्याओं का समूह, तो भैया ऐसी कोई भी विषम संख्या नहीं है जो 2 से कटती हो, तो इसको हम लोग बस ऐसे बनाकर छोड़ देंगे, तो ये हमारा हो गया रिक्त समुच्चय। या फाई बना देंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे रिक्त समुच्चय। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि जहां एक भी अवयव व्यवस्थित ना हो पा रहा हो, अपना स्थान ना बना पा रहा हो, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, रिक्त समुच्चय बोल देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि समुच्चय और कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो समान समुच्चय पर हम चलते हैं। तो अगला समुच्चय है समान समुच्चय। समान समुच्चय। तो समान समुच्चय यहाँ पर हम बताएंगे आपको कि समान समुच्चय कैसे। जैसे मान लिया कि एक हमारे पास अवयव लिखा हुआ है, यानी एक हमारे पास समुच्चय है जिसमें अवयव लिखा हुआ है 1 2 3 4, एक ये समुच्चय है। और दूसरा समुच्चय हमारे पास बी है जिसमें अवयव लिखे हुए हैं 2 4 3 1। ठीक है। अब यहाँ पर दो समुच्चय हमारे पास लिखे हुए हैं जिनमें 4 अवयव हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में 4 है और दोनों ही सेम अवयव को अपने अंदर व्यवस्थित रखे हुए हैं। तो इन दोनों समुच्चयों को हम लोग क्या बोलेंगे, समान समुच्चय बोलेंगे, जिसको हम a बराबर b से प्रदर्शित करेंगे। a बराबर b, a बराबर b का मतलब है दोनों समान समुच्चय हैं। और आप जानते हो कि किसी भी समुच्चय में हम अवयवों को रिपीट नहीं करते, दोहराते नहीं हैं। तो इस बात को भी याद रखिएगा कि समुच्चय में अवयवों की संख्या को रिपीट नहीं करना है और हम उनको आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये दोनों समुच्चय हमारे कैसे हुए, समान समुच्चय हुए। तो इस तरीके से हम समान समुच्चय के बारे में भी जान गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं, समतुल्य समुच्चय के बारे में जानते हैं कि ये समतुल्य समुच्चय क्या होता है। देखिए इनको कहीं पर लिख लीजिएगा, भाषा जो हम बोल रहे हैं उनको भी आप लिख सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। परिभाषा की जरूरत नहीं है, भाषा की जरूरत है कि आप उसको जान सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हमने बोला, समतुल्य। समतुल्य समुच्चय। तो समतुल्य समुच्चय यानी कि हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि समतुल्य समुच्चय क्या है, समान समुच्चय और समतुल्य समुच्चय में थोड़ा सा डिफरेंस है। ध्यान से देखिएगा क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर अवयवों की संख्या बराबर होती है, यहाँ पर अवयव सेम होते हैं, यहाँ पर अवयवों की संख्या बराबर होती है। जैसे a बराबर a b c d, ये a की वैल्यू दे रखी है और b की वैल्यू क्या है, 1 2 3 और 4। अब देखिए a में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, यानी कितने अवयव हैं, 1 2 3 4, 4 अवयव हैं। और यहाँ पर
अवयवों की संख्या कितनी है? 4 है। तो ये समान समुच्चय तो हुए नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए है, बी है, सी है, डी है, यहाँ 1 2 3 4 है, तो समान समुच्चय तो है नहीं। लेकिन यहाँ पर अवयवों की संख्या, अवयव तो जानते हैं ना, किसी समुच्चय में जो अवयव व्यवस्थित होते हैं, यानी कि जिनको हम व्यवस्थित करते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं। तो अवयवों की संख्या कितनी है? 4 है। इसलिए चूंकि नंबर ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ बी बराबर हैं, इसलिए ये कैसे हैं? समतुल्य समुच्चय। क्लियर हुआ? तो भैया याद रखिएगा, समतुल्य समुच्चय हमारे यहाँ पर बराबर है नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी। तो इनको हम अगर दर्शाना चाहें तो कैसे दर्शाएंगे? ए, ठीक है, इस तरीके से हम इसको दर्शाएंगे कि ये समतुल्य समुच्चय है। आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की, जिसको हम लोग बोलते हैं उपसमुच्चय। तो पहले तो जगह बना लेते हैं उपसमुच्चय के लिए। उपसमुच्चय, तो यहां पर उपसमुच्चय क्या होता है? पहले तो ये समझिए कि हमारे पास दो अवयव हैं। देखिए समुच्चय है हमारे पास ए और बी, दो समुच्चय अवयव निकलता है। ए और बी दो समुच्चय हैं। क्लियर? हमारे पास दो समुच्चय हैं जिसमें अवयव कुछ इस तरीके से लिखे हुए हैं, ए कामा बी कामा सी, और यहाँ लिखा हुआ है ए कामा बी कामा सी कामा डी कामा ई। अब देखिए, जब ए के सभी अवयव बी के अंदर उपस्थित हों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हों तो उसको हम लोग उपसमुच्चय बोलते हैं। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं ए उपसमुच्चय है बी का। क्लियर? क्योंकि ए के सभी अवयव बी के अंदर बैठे हुए हैं। ए भी बैठा है, बी भी बैठा है और सी भी बैठा है। बी के सभी जो भी अवयव हैं वो उसमें से कुछ अवयव हमारे ए में है, लेकिन ए के सभी अवयव बी के अंदर हैं। क्लियर? ए के सभी अवयव बी के अंदर हैं, इसलिए ए जो है वो बी का उपसमुच्चय है। और ये आपस में बराबर भी हो सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर कह सकते हैं ए कामा बी कामा सी, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है, ए कामा बी कामा सी। ठीक है? तो यहाँ पर ए भी बी का उपसमुच्चय है और बी ए का भी उपसमुच्चय है। क्यों? क्योंकि ए के सभी अवयव बी में है और बी के सभी अवयव ए में है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि बी जो है वो उपसमुच्चय है ए का, यहाँ के लिए। ठीक है? इसके लिए ये वैल्यू है, लेकिन इसके लिए ये वैल्यू नहीं है। क्लियर? यही थोड़ा सा कंफ्यूजन मन में बन जाता है। तो यानी कि सीधा सीधा कॉन्सेप्ट बता देते हैं आपको। उपसमुच्चय उसे कहते हैं कि जहां पर ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हों, ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हों, उसको हम लोग उपसमुच्चय कहते हैं। चाहे वो आपस में बराबर भले हों, बराबर भी हो जाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है? बस यही बात यहाँ याद रखना है कि यहाँ पर बराबर भी हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं उचित उपसमुच्चय पर। उचित उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय। तो उचित उपसमुच्चय हम लोग कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखिए। अगर हमारे पास ए कोई अवयव है, ए कामा बी कामा सी एक समुच्चय है जिसमें अवयव ए बी सी हैं, और बी हमारे पास एक समुच्चय है जिसमें अवयव हैं ए कामा बी कामा सी कामा डी कामा ई। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं क्या कि ए जो है वो बी का उचित उपसमुच्चय है। क्लियर? अब यहाँ तक तो बात सही थी कि ये उचित उपसमुच्चय है, लेकिन अगर यहीं पर हम ये वाली कंडीशन भी बना दें कि ए
एक समुच्चय है जिसमें a कामा b कामा c है और a कामा b कामा c है। तो अब आप यहां पर यह भी बता दें कि इसके लिए a उचित उपसमुच्चय है b का, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उचित उपसमुच्चय में बराबर नहीं होना चाहिए। उपसमुच्चय में अवयव बराबर भी हैं दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन यहां पर अवयव सेम नहीं होने चाहिए। उचित उपसमुच्चय में अवयव सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसकी एक और परिभाषा है, यानी एक तरीके से और भी हम समझ सकते हैं क्या, कि यहां पर यह कंडीशन तो हो सकती है कि a उपसमुच्चय है b का और b उपसमुच्चय है a का, यह कंडीशन हो सकती है, लेकिन यहां पर नहीं होनी चाहिए। या ये कह सकते हैं कि यहां पर ये नहीं होता है, समझ गए। यहां पर ये कभी नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता है कि a b का उचित उपसमुच्चय और b a का उचित उपसमुच्चय हो। लेकिन यहां पर ऐसा हो सकता है कि a b का उपसमुच्चय हो और b a का उपसमुच्चय हो। क्यों? क्योंकि ये बराबर हो सकते हैं ना, और जब ये बराबर हो सकते हैं तो एक दूसरे के उपसमुच्चय बन सकते हैं, एक दूसरे के उपसमुच्चय बन सकते हैं। क्लियर है? देखिए हम यहाँ पर इसको हाईलाइट करते हैं, क्यों? क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, इस कन्फ्यूजन को आपको अपने मन में नहीं रखना है। सीधा सा कॉन्सेप्ट, उपसमुच्चय में दोनों समुच्चय बराबर हो सकते हैं, लेकिन उचित उपसमुच्चय में दोनों समुच्चय बराबर नहीं हो सकते। बस अब आपको बाकी बकवास करने की जरूरत नहीं है। किताबों में बहुत कुछ दिया गया है, बहुत कुछ समझाया गया है, लेकिन उससे सिर्फ कन्फ्यूजन ही हाथ लगता है, बाकी कुछ नहीं लगता। इसलिए अब यहाँ पर आपको हमने समझा दिया है कि उपसमुच्चय में समुच्चय बराबर हो सकते हैं, लेकिन उचित उपसमुच्चय में समुच्चय बराबर नहीं हो सकते। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और हम लोग वहां पर बात करेंगे उपसमुच्चयों की संख्या की। किसकी बात करेंगे? उपसमुच्चयों की संख्या। तो यहां पर हमारे पास कोई अवयव है, कोई समुच्चय है a कामा b कामा c, जिसमें अवयव क्या लिखे हुए? a b c लिखे हुए हैं, और हमसे कह दे कि इसके उपसमुच्चय बताइए कौन कौन से हो सकते हैं। तो उप समुच्चय, तो इसके उपसमुच्चय हो सकते हैं फाई a b c। पहले फाई लिखेंगे और फिर a b c लिखेंगे, और फिर हम लोग लिखेंगे डबल a कामा b, ठीक है, और फिर हम लोग लिखेंगे बी सी, फिर हम लोग लिखेंगे ए सी, और फिर हम लोग लिखेंगे ए बी सी। ये हमारे उपसमुच्चय हो गए। क्लियर? अगर यहीं पर हम उचित उपसमुच्चय की बात कर लें, ये हमारे उपसमुच्चय हो गए। क्लियर? अगर यहीं पर हम उचित उप समुच्चय की अगर बात करें तो क्या क्या हो सकता है? फाई हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी, ए कामा बी, बी कामा सी, और ए कामा सी। ये हम इसको बता सकते हैं कि ये उचित उपसमुच्चय हैं। यहां पर हम बराबर वाली वैल्यू यानी इसको नहीं ले सकते, क्योंकि हम साफ साफ मना कर चुके हैं कि बराबर नहीं होता है। तो ये उपसमुच्चय हो गया और ये उचित उपसमुच्चय हो गए। अब अगर हम यहीं पर कह दें घात समुच्चय, घात समुच्चय, तो देखिए यहां पर हम आपको बस एक लाइन बताएंगे और घात समुच्चय क्लियर। क्या उपसमुच्चयों को
जब हम एक समुच्चय बना देते हैं तो उसे घात समुच्चय कहते हैं। जैसे उप समुच्चय, उप समुच्चय को भी हम एक समुच्चय बना देते हैं तो उसे घात समुच्चय कहते हैं। अब ए कामा बी कामा सी का घात समुच्चय अगर आपसे कोई पूछे तो आपको क्या करना है कि केवल पहले उप समुच्चय लिख देना है, बिना सोचे समझे उप समुच्चय लिख देना है। ए कामा बी, बी कामा सी, ए कामा सी, ए कामा बी कामा सी। क्लियर। और जब इन सभी उप समुच्चयों को हम एक समुच्चय में परिवर्तित कर देते हैं तो इसे हम घात समुच्चय कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर। अब यहाँ पर हम एक बात और आपको समझाएंगे, उप समुच्चयों की संख्या। अगर हमको डायरेक्ट उप समुच्चय की संख्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? उप समुच्चय की संख्या, तो उप समुच्चयों की संख्या एन ए कितनी दे रखी है? ए में कितने अवयव हैं? 3। कितने अवयव हैं? 3 अवयव हैं। तो 3 अवयव हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उप समुच्चयों की संख्या अगर हमको निकालनी है तो उसका फार्मूला है 2 की पावर n। क्या फार्मूला है? 2 की पावर n। तो 2 n का मान कितना है? 3। n का मान कितना है? 3। तो 2 की पावर 3 कर दोगे तो तुरंत कितना मिल जाएगा? 8। यानी उप समुच्चयों की संख्या कितनी है? 8 है। चलिए काउंट कर लेते हैं कि क्या 8 है भी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगर आपसे कोई ये कह दे कि एक समुच्चय दिया गया है और उसके उप समुच्चय ना पूछे, सिर्फ ये पूछे उप समुच्चयों की संख्या बताओ, तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना है 2 की पावर n। और n नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी n का मान है कितने अवयव उसमें उपस्थित हैं। ठीक है। तो इसको हम लोग समझ चुके हैं कि उप समुच्चय क्या होता है, उचित उप समुच्चय क्या होता है। अब हम लोग आगे और पार्ट देख लेते हैं फटाफट से, जिसको हम लोग यहां पर बोलेंगे समष्टीय समुच्चय। समष्टीय समुच्चय। तो समष्टि समुच्चय को हम लोग U से दर्शाते हैं। और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? इसको हम लोग यूनिवर्सल सेट भी बोलते हैं। और इसको कैसे लिखते हैं, क्या होता है, ये हम यहाँ पर समझाते हैं। जैसे हमारे पास A एक समुच्चय है जिसमें A कामा B लिखा हुआ है, और B एक दूसरा समुच्चय है जिसमें B कामा C लिखा हुआ है, और C एक तीसरा समुच्चय है जिसमें C कामा D कामा E लिखा हुआ है। ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज देखिए कि U का मान क्या हो जाएगा। U मतलब होता है कि जिसमें A भी निहित हो, B भी निहित हो और C भी निहित हो, तीनों निहित हो। अर्थात A कामा B कामा C कामा D कामा E। तो इसको हम लोग बोलते हैं समष्टि समुच्चय। समझ गए। अर्थात यहां पर हम एक और चीज लिख सकते हैं समझाने के लिए कि जो A है वो उप समुच्चय होगा U का, B भी उप समुच्चय होगा U का, और C भी उप समुच्चय होगा U का। क्योंकि उप समुच्चय के बारे में आप जान चुके हो। तो देखिए सारे उप समुच्चय इसके द्वारा इसके हैं। U के A भी उप समुच्चय है, B भी उप समुच्चय है और C भी उप समुच्चय है। क्लियर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये बता सकते हैं कि इसको हम लोग समष्टि समुच्चय बोलते हैं। आगे चल देते हैं और हम लोग वहाँ पर जानेंगे
कुछ और भी चीज़ें, जैसे ये हमारा परिचय यहाँ तक समाप्त हो गया इसका, ठीक है। अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा और एक दो बातें बताएंगे और बस ख़त्म करते हैं। आज की क्लास यहीं पर रोकेंगे, जब हम लोग वो 2-3 चीज़ें देख लेंगे तब। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं समुच्चय संक्रियाएं। समुच्चय संक्रियाएं, तो क्या है ये समुच्चय संक्रियाएं? इनको यहां पर हम लोग समझ लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है नंबर 1 यूनियन, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? संघ संक्रिया। संघ संक्रिया। और इस संक्रिया को करने के लिए हम किस चिन्ह का उपयोग करते हैं? ऐसे यू बनाते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा उभयनिष्ठ संक्रिया। उभयनिष्ठ संक्रिया। जिसको हम उल्टा यू बनाकर प्रदर्शित करते हैं। तीसरा है अंतर संक्रिया। अंतर संक्रिया, तो इसको हम माइनस से प्रदर्शित करते हैं। चौथा है सम्मित अंतर। सम्मित अंतर, तो इसको हम ऐसे सर्कल के अंदर प्लस चिन्ह लगाकर प्रदर्शित करते हैं। और है कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन, जिसको हम क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसको हम लोग यहाँ पर यूनियन बोलेंगे। यूनियन, ठीक है। और इसको इंटरसेक्शन बोलेंगे। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इसको यूनियन लिख लीजिएगा, ये यूनियन और इंटरसेक्शन जरूर लिख लीजिएगा। और इनकी क्रियाएं कैसे करते हैं ये हम लोग आगे जब अभ्यास में पढ़ाई करेंगे तो वहां पर समझेंगे, ठीक है ना। और इस तरीके से जो भी चीज़ें बच गई हैं वो हम लोग वहां पर सीखेंगे। देखिए, ये हमने आपको लगभग बहुत कुछ बता दिया है और इतना हमारे लिए इंट्रो के लिए काफ़ी है। बाकी चीज़ें हम लोग अभ्यास में पढ़ेंगे और अभ्यास को करने से पहले जितनी भी चीज़ें अभ्यास में आएंगी उनको सीख लेंगे, तभी हम लोग अभ्यास के प्रश्नों को करना शुरू करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी आपको समझाया गया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।